यूक्रेन का युद्ध अब भीषण से भी भीषण हो गया है। पुतिन का कहर इतना विध्वंसकारी है कि सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर रूस ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा बम बरसा दिए हैं। और ये कोई ऐसे वैसे बम नहीं है। मैं बात कर रही हूं रूस के सबसे खतरनाक KAB-500 लेजर गाइडेड बम की। KAB-500 लेजर गाइडेड बम कितना खतरनाक है? पिछले 24 घंटे में रूसी फौज ने यूक्रेन पर कहां-कहां ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। पुतिन ने अब अपनी किस खतरनाक मिसाइल को वॉर जोन में उतरने का ऑर्डर दे दिया है? क्या पुतिन अब यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म करके ही रुकेंगे? ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हमलों को कैसे झेलेगी, कैसे इसका जवाब देगी? एक एक डिटेल मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। तीस दिन और 5000 से ज्यादा बम। क्या पुतिन कर देंगे पूरे यूक्रेन को भस्म? यूक्रेन का रूस के सैनिकों पर बारूदी हमला। क्या पुतिन अब लेंगे ज़ेलेंस्की से घातक बदला? पुतिन ने ऑर्डर दे दिया। क्या यूक्रेन पर रूस अब अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से हमला करने वाला है? यूक्रेन के साथ 3 साल 8 महीने से चल रही जंग को पुतिन अब और नहीं खींचना चाहते हैं। पुतिन ने युद्ध को निर्णायक अंजाम पर पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो गए। कीव से लेकर खार्किव, ओडेसा, सुमी, चर्निहिव समेत दर्जन भर से ज्यादा यूक्रेनी शहरों पर पुतिन की फौज एक साथ अटैक कर रही है। रूस की सेना इस समय KAB-500 एरियल गाइडेड बम से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। सिर्फ जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच यूक्रेन पर 40,000 से ज्यादा KAB-500 बम मारे गए हैं, जबकि अकेले अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ 5,328 KAB-500 बम गिराए गए हैं। पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन धुआं-धुआं हो रहा है। डोनेस्ट्रक, निप्रोपेट्रोव्स्क और जापोरिजिया जैसे शहरों पर तकरीबन रोजाना KAB-500 बम से एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसे ग्लाइड बम भी कहा जाता है। ये अपने साथ 450 किलोग्राम वजन का हाई एक्सप्लोसिव वेपन ले जा सकता है। इस बम का एयर मार्जिन 4 से 7 मीटर है। रूस इसे Su-30 MKI, Su-35 और MiG-29 जैसे एडवांस फाइटर प्लेन से दुश्मनों पर लॉन्च करता है। रूसी फौज वॉर जोन में लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। वोल्चांस्क से आई इन तस्वीरों में रूसी फौज ने LMUR से यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए रूसी सैनिक PKT मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहती है, जो दुश्मन के ड्रोन को देखते ही टारगेट सेट करके अपना काम कर देती है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी फौज ने सूमी रीजन इस्कंदर मिसाइल से हमला करके यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
तो वहीं द्रेपो पेट्रोवस्क में रूस ने मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर दिया है। रूसी फौज तेजी के साथ यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। T-72B3M टैंक से तबाही मचाती जा रही है। कोस्तांतिनोवका में रूस के एफपीवी ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं। रूस के बैक टू बैक हमले से पूरा खार्किव खंडर बन गया है। कुछ ऐसा ही मंजर खेरसॉन का है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक से खेरसॉन का ये इलाका घोस्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। This morning, an MLRS hit a residential area. This is the result of this attack. The roof of a house where a family with 5 children used to live. Fortunately, they just left. Они люди верующие, многодетная семья. Мы уже спали, и произошел такой резкий удар. Пламя очень близко было к дому, и мы очень испугались, что может загореться крыша. Пламя мы остановили. Спать мы уже здесь не могли. Становится просто страшно здесь. सबसे भयंकर लड़ाई यूक्रेन के प्रोकोवस्क शहर में हो रही है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के इस इलाके में आर पार का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए प्रोकोवस्क में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जिन इलाकों में रूसी सैनिक हैं वहां हमले करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को यूक्रेन के सीक्रेट कमांड पोस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था। यूक्रेनी सैनिक टैंक और ड्रोन के इस्तेमाल से रूस के कब्जे वाली पोस्टों को उड़ा देते हैं। प्रोकोवस्क से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक घर में मोर्चा लिए रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिक बम से उड़ा देते हैं। दरअसल प्रोकोवस्क ईस्टर्न यूक्रेन का एक बड़ा शहर है। यह यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन का हिस्सा है। इस समय मेन लड़ाई लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में हो रही है। यूक्रेन के ये दोनों रीजन रूस से सटे इलाके हैं। लुहांस्क और डोनेस्क मिलकर डोनबास रीजन बनाते हैं। अभी डोनबास रीजन का 10% हिस्सा ही यूक्रेन के पास बचा है। रूस का मकसद पूरे डोनबास रीजन को अपने कब्जे में लेना है। प्रोकोवस्क शहर पर कब्जे का मतलब है गेटवे ऑफ डोनेट्स्क पर कब्जा। प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन के कोस्तिएंटिनिवका शहर तक रूस की पहुंच हो जाएगी। रूस इसी रास्ते यूक्रेन के दूसरे 2 बड़े शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियंस्क तक भी पहुंच जाएगा। पुतिन डोनबास को रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं, लेकिन रूस के इस दावे को ज़ेलेंस्की और दूसरे यूरोपीय देश नहीं मान रहे हैं। Російська армія вже не вперше. रूसी सेना एक बार फिर हमारे पोक्रोवस्क और हमारे डेब्रोपिलिया पर कब्जा करने के लिए निर्धारित समय सीमा को पीछे धकेलने के लिए मजबूर हो गई है और डोनेट्स्क क्षेत्र के इन क्षेत्रों में हमारे दिनप्रो क्षेत्र की सीमा पर और कुप्यास्क में भी हर रूसी क्षति हमारे राज्य की रक्षा करने, हमारे लोगों, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने की हमारी क्षमता में योगदान करती है। Захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність. पुतिन को झुकाने के लिए ज़ेलेंस्की अब उनकी दुखती रग पर वार कर रहे हैं। यूरोप से मिली मिसाइलों और ड्रोन से ज़ेलेंस्की रूसी इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी वहां की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई रूसी एनर्जी साइट्स को टारगेट कर पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये रूस के ओरेल की तस्वीर है, जहां एक थर्मल पावर प्लांट पर अटैक करके यूक्रेनी फौज ने उसे उड़ा दिया है। यूक्रेन ने रूस के तुआब से ऑयल टर्मिनल पर भी हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल अटैक से रूस के इस ऑयल टर्मिनल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर एनर्जी साइट को अटैक कर रहा है। पिछले 3 महीने में यूक्रेन रूस के अंदर अब तक 60 से ज्यादा ऐसे अटैक कर चुका है।
रूस ने मॉस्को के आसपास 5 रिफाइनरी को हिट किया है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर घुसकर एनर्जी साइट को हिट कर रहे हैं। रूस के रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशन, स्टोरेज डिपो, एक्सपोर्ट टर्मिनल सब पर अटैक हो रहे हैं। ये रूस के पेट्रोकेमिकल प्लांट की तस्वीर है जो यूक्रेनी अटैक से पूरी तरह तबाह हो गया है। एनर्जी साइट पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक से रूस को बहुत गहरी चोट पहुंच रही है। रूस की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 21% तक कम हो गई है, जिसकी वजह से रूस में डोमेस्टिक गैस की कीमत बढ़ गई है। एनर्जी साइट्स पर एक के बाद एक हो रहे हमले से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पुतिन अब ऐसी तैयारी कर रहे हैं जो जेलेंस्की और नाटो देशों के होश उड़ाने वाली है। पुतिन ने वॉर जोन में अब अपनी सबसे घातक सरमत मिसाइल उतारने का फैसला किया है। रूस की सरमत मिसाइल को नाटो ने सैटर्न 2 नाम दिया है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। इसका वजन 208 टन है और लंबाई 35 मीटर है। सरमत मिसाइल अपने साथ 10 से 15 परमाणु वॉरहेड्स लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड यानी मैक 20+ की स्पीड से उड़ती है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सरमत मिसाइल में एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल हो सकते हैं जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। इस साल हम भारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सरमत के साथ इस प्रणाली को परीक्षण युद्ध मोड में डालेंगे और अगले साल ये वार ड्यूटी पर होगी। आखिरकार यही कारण है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार रूस असीमित दूरी वाले बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइलों और परमाणु ऊर्जा इकाइयों वाले पोसाइडन मानव रहित पानी के नीचे के वाहन को पेश कर रहा है। पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को परमाणु शक्ति दिखा रहे हैं। जानबूझकर बार बार ऐसे हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं कि दुश्मन उसे देखकर दहल जाए। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन ने अब ओरेशनिक मिसाइल के सीरियल प्रोडक्शन का ऑर्डर भी दे दिया है। 21 अक्टूबर को रूस ने जब अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक की टेस्टिंग की थी तो उस पर नाटो के जासूसी जहाज लगातार नजर रखे हुए थे। पुतिन को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने नाटो के जासूसी जहाज को मारकर गिराया नहीं, बल्कि बुरेवेस्टनिक मिसाइल की पूरी टेस्टिंग को ट्रैक करने दिया। Дальности полета буревестник, как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. जैसा कि उड़ान रेंज के मामले में बुरेवेस्टनिक ने सभी मिसाइल प्रणालियों को पीछे छोड़ दिया है। इसकी टारगेट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, जिससे यह तय समय पर आत्मविश्वास से प्राप्त कर लेता है। मुझे लगता है कि विदेशी विशेषज्ञ भी इसकी पुष्टि करने में सक्षम थे, क्योंकि एक नाटो टोही जहाज लगातार उस क्षेत्र में और 21 अक्टूबर को बुरेवेस्टनिक के परीक्षण के दौरान मौजूद था। हमने उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें देखने दो। натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. यानी पुतिन खुला खेल खेल रहे हैं, तो वहीं जेलेंस्की अभी भी यूरोप और अमेरिका के भरोसे बैठे हैं। एक और रूस की सेना यूक्रेन पर टूट पड़ी है। पुतिन को रोकना अमेरिका और नाटो के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद
हराम है। पाकिस्तान में सड़क से संसद तक तालिबान का खौफ है। पठानों के डर से मुनीर की आर्मी थर थर कांप रही है। सियासतदानों ने इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया है। आतंकिस्तान के लिए काबुल की एक कप चाय कैसे पड़ गई है महंगी, इस रिपोर्ट से समझिए। कि 20-21 की हुकूमत जब थी, जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। एक कप चाय पीना पड़ गया महंगा। पाकिस्तान में घुसकर तालिबान बहुत मार रहा है। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जो उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पठानों के अटैक से पाकिस्तानी हुक्मरानों की उड़ी नींद। तालिबान के खौफ से पाकिस्तान की सड़कों से संसद तक हड़कंप। पश्तून अब तालिबान के साथ है। आप यकीन माने कब्रिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान का अब अपने ही लोगों से उठ गया भरोसा। तालिबान के डर से मुनीर की रातों की नींद हो गई गायब। पचास साल से तालिबान हमने पाले, हमारे काबू ना आए, इंडिया के हत्थे चढ़ गए। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला, वही तालिबान अब पाकिस्तान की उड़ा रहा धज्जियां। पाकिस्तान पर तालिबान लड़ाकों ने अटैक तेज कर दिया है। तालिबानी हमलों से मुनीर की आर्मी के साथ वहां के सियासतदानों में हड़कंप। यह है डूरन लाइन से लगते पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका, जहां तालिबान लड़ाकों का एक ग्रुप बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को काट रहा है। बोल्ट कटर से लोहे की फेंसिंग को काटा जा रहा है। बॉर्डर पार से बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान में घुसने की फिराक में हैं। ये लड़ाके पाकिस्तान के तालिबान यानी टीटीपी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचने की फिराक में हैं। ये लड़ाके आने वाले दिनों में जनरल मुल्ला मुनीर के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। तालिबानी पठान फर्जी मुनीर की बोलती बंद करने वाले हैं। तालिबान के हमलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जब से तालिबान ने लाहौर को जलाकर राख कर देने की धमकी दी है, लाहौर और इस्लामाबाद तक तालिबानी झंडे लहराने की धमकी दी है, आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने की चेतावनी दी है, पाकिस्तान की सियासत में तूफान आ गया है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ती टेंशन का असर पाकिस्तानी संसद में भी दिखने लगा है। तालिबानी खतरे से पाकिस्तान के सियासतदानों की सिट्टी पिट्टी गुम है और इसके लिए वो जनरल मुनीर और आईएसआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इशाक डार ने 2021 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ की काबुल यात्रा को देश भर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज़्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 20-21 की हुकूमत जब थी, जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए,
और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। जिस चाय की चुस्की को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है, पाकिस्तान के लिए एक कप तालिबानी चाय क्यों महंगी पड़ गई? अहम बात यह है कि आखिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह क्यों कहा कि अफगानिस्तान में एक कप चाय पीना महंगा पड़ा? इसके पीछे का क्या वाकया है? अगस्त 2021 में तत्कालीन पाकिस्तानी ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद अफगानिस्तान दौरे पर गए थे। ये दौरा अफगानिस्तान में तख्ता पलट के कुछ दिनों बाद हुआ था। उन्हें वहां तालिबान नेताओं के साथ चाय पीते देखा गया था। शाकदार का आरोप है तत्कालीन ISI चीफ फैज हमीद के इसी दौरे के बाद बॉर्डर्स को खोला गया, तालिबानी आतंकियों समेत हार्डकोर क्रिमिनल्स को रिलीज किया गया। पाकिस्तान अब भी उस एक कप चाय की कीमत चुका रहा है। अब पाकिस्तान के फर्जी जनरल मुल्ला मुनीर की नींद उड़ाने वाली ये तस्वीर देखिए। मुनीर की आर्मी को खत्म करने के लिए तालिबानी फौज बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। पश्चिमी इलाके में पूरे दलबल के साथ ललकार रहे तालिबानी पाकिस्तान के पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए आ रही ये तालिबान की स्पेशल फोर्स है, जो मुनीर को मात देने के लिए मैदान में उतर आई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करने वाली डूरन लाइन पर ये लड़ाके जमकर धमाके कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद हराम है। तालिबान के साथ बढ़ती टेंशन के लिए पाकिस्तान के सियासतदानों ने जनरल आसिम मुनीर और ISI को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी मीडिया में भी पाकिस्तानी हुक्मरानों के फैसलों की खिल्ली उड़ रही है। अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये नफरत की नहीं है तो पाकिस्तान से क्या है? अब पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें? फैसला तो तालिबान का है ना। ये वो समझते हैं कि हमें ये सूट करते हैं इंडियंस। तालिबान के इस समय दबाव से पाकिस्तान की हालत पस्त है। पाकिस्तान पहले से ही परेशान था जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत दौरा हुआ। यहां तक कि तालिबान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो ड्यूरन लाइन मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इस समय प्रेशर अमेरिका का भी है कि वो जल्द से जल्द बगराम एयरबेस पाकिस्तान अमेरिका के लिए दिलवाए, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि इस समय हाई लेवल पाकिस्तानी विजिट होने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है और ड्यूरन लाइन पर लगातार तालिबान और पाकिस्तान के बीच सामने की जंग हो रही है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। मुल्ला मुनीर और शहबाज की तरह मुसीबतें ट्रंप की भी कम नहीं हैं। उन्हें अमेरिका में ही लगा है जोर का झटका और बड़े जोर से लगा ये झटका। मेयर चुनाव में ज़ोहरान ममदानी के तमाम विरोध और धमकियों के बाद भी ट्रंप के दुश्मन को बड़े मार्जिन से न्यूयॉर्क में जीत मिल गई है। राष्ट्रपति की रिपब्लिकन पार्टी को न्यूयॉर्क के साथ ही दूसरे शहरों में भी मुंह की खानी पड़ी है। To the next generation of New Yorkers. जो है ट्रंप का जानी दुश्मन, वो है अब न्यूयॉर्क का मेयर। ट्रंप का मनमाना टैरिफ, न्यूयॉर्क का मुंहतोड़ जवाब। So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. न्यूयॉर्क में ही फेल हो गया है ट्रंप का। I must say this. Thank you. Thank you to the next generation of New Yorkers who refused to accept that the promise of a better future was a relic of the past.
ट्रंप टैरिफ के बाद ये उनका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, जिसमें ट्रंप पूरी तरह फेल हो गए। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिका के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब महज 34 साल की उम्र में कोई न्यूयॉर्क का मेयर बना है। ट्रंप को फूटी आंख भी न भाने वाले ममदानी ने 50% से भी ज्यादा वोट लेकर ट्रंप की पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। ममदानी से ट्रंप की खुन्नस किस कदर थी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क के लोगों को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क के फंड में कटौती करेंगे। ट्रंप की बाजी ममदानी ने पलट दी। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को हराने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन ट्रंप की धमकी का कोई असर न्यूयॉर्क के लोगों पर नजर नहीं आया। यहूदी विरोधी आरोपों के बावजूद ममदानी ने ग्राउंड कैंपेन के दम पर प्रचंड जीत हासिल की। जीत के बाद ममदानी ने आधे घंटे लंबे भाषण में ट्रंप पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो शहर ट्रंप को कामयाब बना सकता है, वही शहर उन्हें जमीन पर भी ला सकता है। This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ममदानी को मेयर बनाने के लिए उनके सपोर्ट में वोट डाला। वहीं दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो रहे। उन्हें 41% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को पब्लिक ने पूरी तरह से नकार दिया। सिल्वा को सिर्फ 7.1% यानी करीब 1.45 लाख लोगों ने वोट किया। New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. And that is because of you. ममदानी की जीत के पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं। जोहरान ममदानी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात की। ममदानी का मेन फोकस यूथ से जुड़ाव था। सोशल मीडिया को ममदानी ने अपने कैंपेन का प्रमुख हिस्सा बनाया। लगातार बढ़ती महंगाई पर ममदानी ने जमकर हल्ला बोला। इससे महंगाई से परेशान लोगों का उनको भरपूर सपोर्ट मिला। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ममदानी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की। टैरिफ और इमिग्रेंट्स पॉलिसी से नाराज जनता को ममदानी अपना मैसेज डिलीवर करने में कामयाब रहे। 2017 में ममदानी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में आने से पहले ममदानी हिप हॉप रैपर थे। ममदानी का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। 2020 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए। 2022 और 2024 में उन्हें निर्विरोध जीत मिली। अपने कार्यकाल के दौरान ममदानी ने ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे आम लोगों से जुड़े थे। इससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। ममदानी मशहूर भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं।